नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस समाचार विशेष में हार्दिक स्वागत है। आज का यह अंक उन लाखों पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए बेहद अहम है, जो अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर सरकार की हर हलचल पर नजर रखते हैं। देश के कोने-कोने में सरकारी और गैर सरकारी हर वर्ग के कर्मचारी इस वक्त कुछ ऐसे फैसलों का इंतजार कर रहे हैं, जो उनकी आर्थिक तस्वीर बदल सकते हैं। सूत्रों से लगातार ऐसी खबरें आ रही है जो बताती है कि सरकार ने पेंशन से जुड़े कई विषयों पर अपनी रणनीति साफ कर दी है। चाहे वह ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन का मामला हो, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बात हो, या फिर ईपीएफओ के उन निष्क्रिय खातों में पड़े करोड़ों रुपए की धनराशि का सीधा हस्तांतरण। आज हम हर उस पहलू पर बात करेंगे जो आपकी जेब से सीधा जुड़ा है। आज का यह वीडियो खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें हम सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उनके पीछे की सरकारी सोच, उनके प्रभाव और आने वाले दिनों में आपके लिए क्या बदलाव होंगे, उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि जानकारी के सिलसिले में हम आपको ले जाएंगे उन अहम मुद्दों के केंद्र में जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो यह सफर और भी सार्थक होगा। नए दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी मित्रों और परिजनों तक पहुंचाएं जो पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं, ताकि वे भी सटीक और प्रामाणिक जानकारी से लैस हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले उस मुद्दे पर बात करते हैं जो हर पेंशन धारक की प्राथमिकता है, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग और उस पर सरकार का स्पष्ट रुख। पहला अध्याय, ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन उम्मीदें और हकीकत। दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 10 को 2222 से जुड़े लाखों पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन की राशि को लेकर लंबे समय से एक बड़ी बहस चल रही है। यह मुद्दा इतना गर्म है कि हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में भी इसे जोरदार तरीके से उठाया गया। सवाल यह था कि क्या सरकार उस उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर अमल करेगी जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की बात कही गई थी। क्या अब वह समय आ गया है जब 10 लाख प्रति माह की पेंशन, जो वर्तमान महंगाई के दौर में एक औसत परिवार के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी कर रही है, उसे बढ़ाकर कम से कम 750 हो या उससे अधिक किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सरकार ने इस मामले में अपनी स्पष्ट स्थिति रखी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि ईपीएस नाम पर चाहे एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ योजना है। आसान भाषा में समझे तो इस योजना के तहत जो पेंशन फंड बनता है वह कर्मचारी के वेतन का 8, 25, 30% और केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले एक सोजा तरात योगदान से मिलकर तैयार होता है। यह योगदान अधिकतम 15 लाख के वेतन पर आधारित है, यानी कि इस पूरे तंत्र की वित्तीय सेहत को बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि यह भी बताया गया कि मौजूदा समय में जो 1000 प्रति माह की पेंशन दी जा रही है वह केंद्र सरकार के बजट से अतिरिक्त सहायता के रूप में दी जाती है, यानी कि यह राशि भी पेंशन फंड से नहीं बल्कि सीधे सरकारी खजाने से आती है। लेकिन जब सांसदों ने यह सवाल उठाया कि क्या इसे बढ़ाकर 2600 किया जा सकता है, तो जवाब में संकेत साफ थे कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो सामने आई वह उच्च पेंशन के विकल्प से जुड़ी। आप सभी को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2022 के ऐतिहासिक फैसले के बाद कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का मौका मिला था। सरकार ने संसद में बताया कि इस योजना के तहत 30 जनवरी 2025 तक करीब 15,225 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 29-25 से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। पात्र लोगों को डिमांड लेटर जारी कर दिए गए हैं, उन्होंने आवश्यक धनराशि जमा कर दी है और उनके पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ भी जारी कर दिए गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा था कि क्या उन पेंशन धारकों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा जो अभी तक इस विकल्प का लाभ नहीं उठा पाए हैं। इस पर सरकार का जवाब था
कि डिमांड लेटर मिलने के बाद पेंशन धारकों को केवल 3 महीने का समय दिया जाता है और इस समय सीमा को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी कि जो लाभार्थी इस प्रक्रिया से बाहर रह गए, उनके लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के मामले में फिलहाल रुख सख्त रखा है। उसका तर्क है कि पेंशन फंड की दीर्घकालिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय 3 हड़ाट कार पो काट कारबा काट सकता है लिया जा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पेंशन धारकों की आवाज दब गई है। यह मुद्दा भविष्य में फिर से उठेगा, खासकर जब चुनावी साल नजदीक आते हैं। फिलहाल पेंशन धारकों को इसी राशि में गुजारा करना होगा, लेकिन हमारी सलाह है कि आप अपने सभी दस्तावेज और पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट रखें ताकि किसी भी भविष्य की घोषणा का तुरंत लाभ ले सके। दूसरा अध्याय, हम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की संभावना अब बात करते हैं उस खबर की जो देश के करीब 40 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66 लाख पेंशन धारकों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। दोस्तों, ये कोई सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए जीवन रेखा जैसी है जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में होने वाली उस बढ़ोतरी की जिसकी तारीख और दर अब लगभग तय हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की कैबिनेट की आज की बैठक में एक अहम फैसला लिए जाने की पूरी संभावना है। सूत्र बताते हैं कि डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर यह बढ़ोतरी होती है तो मौजूदा 50% से यह बढ़कर 50% हो जाएगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के खाते में अलग से डाला जाएगा। अब यहाँ एक बात पर गौर करना जरूरी है। परंपरागत रूप से जनवरी से जून की अर्धवार्षिक अवधि के लिए डीए की घोषणा होली के आसपास की जाती थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच सरकार इस बार समय से पहले ही यह घोषणा कर सकती है। कैबिनेट की आज की बैठक इस महीने की आखिरी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। ऐसे में फैसले के आसार काफी प्रबल है। आइए अब समझते हैं कि इस 2% की बढ़ोतरी का असर आपकी सैलरी और पेंशन पर कितना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की मूल वेतन बेसिक सैलरी 50 शून्य प्रति माह है। 58% डीए पर उसे 19 शून्य मिल रहे थे। अब 70% डीए होने पर यह राशि बढ़कर 30 शून्य हो जाएगी। यानी प्रति माह उसकी सैलरी में सीधे 81 लाख की बढ़ोतरी होगी। और यह सिर्फ एक उदाहरण है। जितनी अधिक मूल वेतन होगी उतना ही अधिक लाभ होगा। एन पेंशन धारकों के लिए भी यही गणना लागू होगी। उनकी मूल पेंशन पर यह बढ़ोतरी सीधे जुड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और रोचक पहलू है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह डीए बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की दिशा में एक संकेत भी हो सकती है। सरकार चाहती है कि महंगाई भत्ते का यह लाभ जल्द से जल्द कर्मचारियों तक पहुंचे ताकि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही उनके हाथ में अतिरिक्त धनराशि आ जाए। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन खबरों के मुताबिक आज शाम तक या कल सुबह तक इस पर मुहर लग सकती है। हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर यह बढ़ोतरी होती है तो यह सीधे तौर पर लगभग 117 करोड़ लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगी। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को इस खबर से अवगत कराएं, क्योंकि यह उनके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। तीसरा अध्याय, ईपीएफओ के निष्क्रिय खातों में पड़ी लावारिस राशि अब बिना क्लेम के सीधे बैंक खाते में आएगी। भाई साहब, बात करते हैं एक ऐसी पहल की जो ईपीएफओ के उन लाखों सदस्यों के लिए वरदान साबित होगी जो या तो नौकरी छोड़ चुके हैं या फिर जिनके खाते वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं। दोस्तों, कर्मचारी भवन निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब उन निष्क्रिय खातों में पड़ी बिना क्लेम की धनराशि को
बिना किसी फॉर्म या आवेदन के सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। यह पहल उन लाखों श्रमिकों और पूर्व कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें यह जानकारी भी नहीं होती कि उनके पुराने खाते में कितनी राशि जमा है। चलिए इस नई प्रणाली को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है ऑटो सेटलमेंट की सुविधा। ईपीएफओ एक नई और उन्नत ऑटो सेटलमेंट प्रणाली विकसित कर रहा है। इसके तहत सदस्यों को अपना पैसा निकालने के लिए ना तो कोई फॉर्म भरना होगा और ना ही कोई अलग से क्लेम दाखिल करना होगा। सिस्टम स्वचालित रूप से पात्रता की जांच करेगा और धनराशि को सीधे हस्तांतरित कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आधार लिंक बैंक खाते की अनिवार्यता। यह धनराशि सिर्फ उन्हीं बैंक खातों में भेजी जाएगी जो सदस्य के आधार से लिंक है और ईपीएफओ के रिकॉर्ड में सत्यापित है। इसलिए अगर आपने अब तक अपना आधार अपडेट नहीं करवाया है तो इसे जल्द से जल्द करवा ले, नहीं तो यह लाभ 3(1) 28 दिघाटा 29 सप्चाहा 29 सक्षण नादेव जियो आपको नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात, इस पहल की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट से हो रही है। पहले चरण में उन खातों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें 1,000 या उससे कम की राशि जमा है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे लगभग 11 लाख खाते हैं जिनमें कुल मिलाकर करीब 30,500 करोड़ की राशि पड़ी है। इन खाता धारकों को जल्द ही उनके बैंक खातों में सीधे यह राशि प्राप्त हो जाएगी। कल्पना कीजिए, बिना किसी झंझट के, बिना किसी चक्कर के यह राशि सीधे आपके खाते में आ जाएगी। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, यह सिर्फ शुरुआत है। ईपीएफओ ने बड़ी योजना बनाई है। अगले चरणों में बड़े खातों को भी इस प्रणाली में शामिल किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 2500 करोड़ की लावारिस राशि है जो करीब 8 लाख आधार सत्यापित खातों में पड़ी है। इनमें से कुछ खातों में लाख से भी अधिक की राशि है और ऐसे खातों की कुल राशि करीब 14,000 करोड़ के आसपास है। अब इन सभी खातों को भी चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इन खातों को निष्क्रिय कब माना जाता है। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यदि किसी सदस्य की आयु 25 वर्ष हो जाने के बाद लगातार 3 वर्षों तक उसके खाते में कोई योगदान नहीं आता है तो उस खाते को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। अब तक ऐसे खातों में बड़ी राशि के लिए सदस्यों को अलग से क्लेम करना पड़ता था जिसमें समय और मेहनत दोनों लगती थी। लेकिन अब इस नई पहल से यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित और पारदर्शी हो जाएगी। यह कदम दोस्तों डिजिटल इंडिया और ई ऑफ लिविंग की दिशा में एक बड़ी छलांग है। यह सुनिश्चित करेगा कि छोटे मोटे खातों में पड़ा पैसा भी लोगों के काम आ सके। हालांकि एक सलाह देना जरूरी है कि आप अपने यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को अपने आधार और बैंक खाते से लिंक करवा कर रखें और ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को हमेशा अपडेट रखें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जब भी यह